न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कुल मिलाकर के एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो अक्सर विदेशी दौरों पर रहा करते थे, अब वो उससे दूरी बना रहे हैं। यूं तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार कमजोर प्रधानमंत्री बनकर पहुंचे हैं सदन में, लेकिन उसके अलावा उनकी कमजोरी कहीं और भी दिखाई देने लगी है। दरअसल जिस तरह से विदेशी दौरों पर उनकी फ्रीक्वेंसी पहले देखी गई थी, अब वो लगातार कम होती जा रही है। यहाँ तक कि अभी इटली का भी जब उन्होंने दौरा किया था, उस वक्त भी चर्चाएं बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप की दिखाई नहीं दी और कई तरह की आलोचनाओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। उसके अलावा ब्रिक्स से भी बचते दिखाई देते हैं। उसके अलावा तजाकिस्तान के दौरे से भी बचते दिखाई देते हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिरकार जो अक्सर विदेशी दौरों पर रहते थे, जिन्होंने करोड़ों खर्चा करके एक शानदार विमान लिया और फिर उसके बाद में इतने दौरे कम कर दिए, उसकी वजह क्या है? अंदर चल क्या रहा है? क्या तस्वीर कुछ और बदल गई है? आइए बात करते हैं वाहिद नसीम जी से, 4 टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं। उन्हीं से समझेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय जानकारी जो है कई मुद्दों पर बहुत अच्छी रखते हैं वाहिद भाई। लेकिन ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ दिखाई दे रही है कि हमने एक पूरा डेटा भी निकाला था और उस डेटा में भी दिखाई दिया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पहले जो विदेशी दौरे थे उसके मुकाबले लगातार विदेशी दौरे कम करते जा रहे हैं। अब उनकी चाहत कम हो गई है या फिर 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत शौक था उनको जाने का। ये पर्सनल शौक तो नहीं हो सकते, तो डिप्लोमेसी की चीजें हैं। क्या कहा जाएगा इस बारे में? करना देखिए, एक बात अब समझने की है कि अभी भी अगर हम बात करें विनीता जी, टोटल ओवरऑल जो भी अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है या इलेक्शनों में भी आपने सुनने को आपको मिला होगा कि बहरहाल डिप्लोमेसी की जीत, डिप्लोमेसी के विश्व में नाम भारत को मोदी जी के बाद जाने जाने लगा। ये तमाम बातें आपने लगातार इस चुनाव में भी सुनी है। उपलब्धि के तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि मोदी जी ने जो है विश्व में भारत का नाम कर दिया। देखिए बड़ा आसान है इस तरह की बातें करना। मुश्किल ये है कि इस वक़्त अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो को जब आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में चल क्या रहा है और भारत इस वक़्त कहाँ खड़ा है। अगर हम देखें तमाम दुनिया को तो इस वक़्त अमेरिका के अंदर चुनाव उरूज पर हैं, फ्रांस के अंदर चुनाव की ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। यहाँ कई देशों में जो है चुनाव को टालने की या कराने की चीज़ें की जा रही हैं। ब्रिटेन के अंदर मोदी जी के चहेते सुनक जो हैं, ऋषि सुनक बहुत बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। यहाँ अगर हम बाइडेन की बात करें तो बाइडेन की स्थिति ये है कि उसे चुनाव से हटाने की तैयारी चल रही है और इसके पीछे एक बहुत गहरा षड्यंत्र था। मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने सिम्पसन कार्टून के ज़रिए एक जो अदृश्य सरकार दुनिया को हैंडल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की थी। मेरे पब्लिक वॉइस पर जाकर वो एपिसोड ढूँढा जा सकता है सिम्पसन कार्टून में, जिसमें इन्होंने ये कोशिश की थी षड्यंत्रकारियों ने। षड्यंत्र की बात ज़रूर करूँगा, पहले मोदी जी की बात कर लेता हूँ। इस वक़्त मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, मोदी जी भी ज़रूर उसमें शामिल होते जो इस वक़्त एससीओ का समिट है, सही शंघाई सहयोग जो कॉर्पोरेशन का जो समिट हुआ है, इसमें लगातार लोग बढ़ रहे हैं। इसमें इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और इस पूरे इलाके को लेकर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार जो है, वो एससीओ में हो गया है। अगर भारत ने एससीओ में अपनी डिप्लोमैटिक ढील न छोड़ी होती, अगर मोदी जी ने प्रायोरिटी पे रखा होता, अपने विदेश मंत्रालय को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं, जहाँ पर शी जिनपिंग मौजूद हैं, जहाँ पर वर्ल्ड की मतलब ये अगर हम देखें यूएई, सऊदी अरब जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो अगली दुनिया में बहुत बड़ा रोल रखती है और बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार का कारण जो है, अगर तेल इंडस्ट्री और यूएई के इकोनॉमिक मॉडल को अगर हम माने तो ये एक अहम किरदार था और ऐसे समिट में मोदी जी का न जाना और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मिस्टर राहुल गांधी और मोदी जी की जो है लोकल बातों को लेकर चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव का मामला निपट चुका है। मोदी जी जीत चुके हैं, एक मजबूत सरकार बनाकर बैठ गए हैं, स्पीकर उनका है और जो पिछले 5 सालों में, 15 सालों में
यानी 10 साल इससे पहले और अगले 5 साल के, इन तमाम 15 सालों के लिए जो उनकी चाहत थी, उन्होंने जिसे चाहे स्पीकर बनाया, मंत्रालय बनाया, जिसको चाहा उन्होंने जो है डिफेंस एडवाइजर बनाया और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सब कुछ उनके अंडर में था। फिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है या क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी नज़र नहीं आ रहे हैं? आप ये मानते हैं कि उनका शौक पूरा हो गया है? या फिर ये माना जाए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी पूछ कम हो गई है? या उनका कोई रोल जो है दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा है? पूरी दुनिया में इज़राइल को लेकर जो समिट चल रहे हैं, कभी मिस्र के अंदर समिट होता है, तो कभी पेरिस के अंदर समिट होता है। यहाँ यूक्रेन को लेकर कभी तुर्की के अंदर समिट होता है, तो कभी यहाँ दुनिया के अलग इलाकों में जर्मनी में लेकर समिट होता है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और कभी ये तमाम वर्ल्ड लीडर लगातार 2 बड़े मुद्दों पर इकट्ठा हो रहे हैं और अगली जो विश्व की व्यवस्था है, उस पर चर्चाएँ की जा रही हैं। मोदी जी नदारद हैं। मोदी जी शामिल होते हैं जी7 में जिसके वो मेंबर भी नहीं थे। हम मेंबर भी नहीं है अभी जी7 के। जी7 में पश्चिमी जगत के वो लोग जो जिन्हें ये माना जाता है कि विश्व में अशांति के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं। अगर देखा जाए तो पश्चिमी जगत का ये कोलिशन दुनिया में लगातार पिछले 40 साल से कहीं न कहीं युद्ध करता चला आ रहा है। चाहे वो फिर ईरान इराक को भिड़ाए, चाहे फिर वो वियतनाम में कोहराम मचाए, चाहे वो फिर सीरिया का हल कर दे, चाहे वो इराक को तबाह नस्तो-नाबूद करे। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर चाहे अफ़गानिस्तान में जो हाल है वो देखा जाए, डिस्टेबलाइज़ जो है दुनिया के दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को करने में पिछले 40 सालों से लगा हुआ जो संगठन के लोग हैं, उसमें से जो है इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, वो मौजूद थे। उसके हम मेंबर भी नहीं है। मोदी जी वहाँ जाते हैं, उनका खैर स्वागत कैसा होता है, क्या वो लेकर इस देश में लौटे किसी को पता नहीं चलता है। तो माफ़ करना जो एनालिस्ट हैं या फिर जो पैनलिस्ट हैं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं इस देश में मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कहाँ खड़े हैं विनीता जी, ये हमको मेरे ख्याल से स्पष्ट नज़र आना चाहिए। हमें दिखाई देना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ी-सी जानकारी ये बता दूँ कि अगर हम रूस या अमेरिका के ख़ैमे को चुनते हैं, किसी न किसी को चुनते हैं, तो इस पर वहाँ जो चुनाव इस वक़्त चल रहा है, ऋषि सुनक हार चुके हैं और जो पार्टी जीत कर आई है उस पार्टी के जो विचार हैं वो इस तरह के हार्डकोर यानी राइट विंग को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो बेसिकली लेबर, मज़दूर और यहाँ तक के जो ह्यूमन राइट विंग वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाली सरकार आ गई है। शायद राइट विंगर को जो है वो लोग सपोर्ट ना करें, तो यहाँ जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है वो आगे कितनी ब्रिटेन से सपोर्ट ले पाएगी क्योंकि इस पूरी बातचीत में भी हमको मोदी जी का इनपुट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं। जो बाइडेन ने जिस तरीके की छूट जो है भारत को दी, यानी कि हमने एस-400 लिया, एस-400 लेने के बाद भी हम पर सैंक्शन नहीं लगाई गई। ईरान से हमने तेल लिया, उसके बाद हमको सैंक्शन से रियायत दे दी गई। ये तमाम चीज़ें चलती रही और ये तमाम चीज़ें लगातार जो है हम इसको अपनी कूटनीतिक सफलता बताते हैं। अब मेरा मानना ये है कि देश में अगर ये चर्चा हो कि पाकिस्तान जैसे डिस्टेबलाइज कंट्री को एससीओ को पहले ये समझना चाहिए कि ये संगठन जो है इसमें बहुत सारे देश इस वक्त जुड़ चुके हैं। लगभग 22% पूरे विश्व की जीडीपी को होल्ड करने वाले ये कंट्री हैं और खास तौर से एशिया, एशिया पैसिफिक, सेंट्रल एशिया इस तमाम इलाके में अगर ये कहूँ कि यूरेशिया और ग्रेटर यूरेशिया की एक पूरी चाल तय करने वाले, सुरक्षा व्यवस्था को तय करने वाले संगठन को अगर हम लोग जो है मतलब किनारे कर देते हैं, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो है क्या सही दिशा में जा रहे हैं? वजह ये बताना चाहूँगा मैं बहुत आपसे कि जो इस वक़्त हमारा मूव चल रहा है ये मीडिया आपको दिखाई देगा या फिर जनता में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमें इज़राइल की तरफ जाना चाहिए और ये जो जो माहौल आप देख रहे हैं किसी के घर पे पत्थर फेंक देना, कहीं पर डेमोंस्ट्रेशन कर देना, कुछ-कुछ मीडिया हाउस जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इज़राइल को समर्थन करें। अब सिचुएशन आपको समझने की ज़रूरत है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बहुत ही उलट हो चुकी है। आप अगर अपनी मीडिया पे चर्चा नहीं करेंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी।
आप विजिट नहीं करेंगे, आप दौरा नहीं करेंगे तो चर्चाएँ नहीं होंगी, दौरा करेंगे तो आपको उस समिट में बुलाया जाना चाहिए जहाँ हमारे देश की प्रेज़ेंस होनी चाहिए। वो प्रेज़ेंस हमारी नहीं है और अगर हमारी वो प्रेज़ेंस नहीं है तो इसके ज़िम्मेदार कम से कम देश की विपक्ष तो नहीं है, नेहरू तो नहीं है। यानी ब्रिटेन में चुनाव का फैसला हो चुका है, आगे अमेरिका के अंदर जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला ये है कि जो सिम्पसन कार्टून में प्रेडिक्शन की थी, उन लोगों ने जो राइट विंगर्स पूरी दुनिया में नफ़रत करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, जो धार्मिक उन्माद वाले लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों ने जो पैदा किए हैं, उन्हीं लोगों ने सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया था कि अमेरिका के अंदर 2024 में जो बाइडेन नहीं बल्कि कोई लेडी को वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनाना चाहते हैं और आपको ये देखिए मैं अभी नहीं मैं 2 साल पहले इसके प्रेडिक्शंस के बारे में इंटरप्रिटेशन कर चुका हूँ, प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ कि आखिरी मोमेंट पे ये इस चाल को चलेंगे, जो कि अब ये चर्चाएँ आम हो चुकी हैं कि जो बाइडेन को हटाया जाएगा और उसकी जगह किसी लेडी को लाया जाएगा। तो वहाँ पर है, एक मिशेल है, एक और है, तो ये सब इनमें से कमला हैरिस है, इनमें से कमला हैरिस और मिशेल में से किसको लेके आते हैं वो देखना पड़ेगा। कमला हैरिस भी शायद इस तरह बुरी तरह ना हार जाए जिस तरह ऋषि सुनक हारे हैं और दोनों का ही ताल्लुक भारत के साथ मतलब कहीं न कहीं दामाद के तौर पर या बेटी के तौर पर या डीएनए के तौर पर जुड़ा हुआ है। कमला हैरिस भी जीतने नहीं जा रही क्योंकि मैंने उस प्रोग्रामों में ये भी बताया था विनीता जी कि ये जो पश्चिमी जगत के लोग हैं जो मीडिया के ज़रिए लोगों के ब्रेन को एनकैश करते हैं, वॉश करते हैं, कैप्चर करते हैं और लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये सुपर पावर है। एक्चुअली मैं बहुत कायदे से तथ्य के साथ डिफाइन किया था कि ये सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर जो है उन्हें आपको आने वाले 3 सालों में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमैटिक चूक ये है कि समिट, जो कोलिशन आगे पूरे विश्व को लीड करने जा रहा है, हम उसको दरकिनार कर रहे हैं और अगर हम कुछ दिनों में किसी देश में, किसी समिट में विज़िट करने वाले हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनें और समझें। फूलों की समझे। आप इज़्ज़त से जाते तो बहुत अच्छा था, आपको ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। सीधी बात है, उसके पीछे का हमें मकसद भी पता है, हम देश की जनता को नहीं बताना चाहेंगे। आपको क्या कहा जाएगा, वो भी नहीं बताना चाहेंगे, आप क्या लेके आएँगे, वो भी नहीं बताना चाहेंगे अभी। क्योंकि अभी देश की हमारी जनता मानसिक तौर पर डिप्लोमेसी, भू-राजनीति और जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखती है। और वो जितनी समझ रखती है, हालाँकि वो ये मानते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा समझ उन्हीं को है, मगर अभी वो नर्सरी के स्टूडेंट भी नहीं है। मगर मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर हम एक प्रोग्राम आपको रोज़ दें और ये बताएँ हलचल कहाँ क्या है। यानी मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि एक मैं आगे ज़रूर बताऊँगा कि देश को 10 साल पहले, 11 साल पहले क्या मिलने वाला था और मिला क्यों नहीं और आज हमें सिर्फ़ रशिया की तरफ से जो डिलीवर हो रही हैं फ़ौज के लिए राइफ़लें, वो एक-एक मतलब जो असॉल्ट राइफ़ल होती है जिसे हम क्लाशनिकोव कहते हैं उसको 203 के नाम की जो हमने बनवाई थी वो हमको डिलीवर हो रही है। राइफ़लें हमने भी बनानी शुरू कर दी है। क्यों प्राइवेट कंपनियों की वजह से रशिया हमारे साथ टाई अप नहीं कर पाया? क्यों हमने जो है फ्रांस के और इज़राइल के और अमेरिका के साथ क्या देश के हितों के लिए किया या किसी खास व्यक्ति के हितों के लिए किया? मैं ज़रूर आगे सारी बातें आपके साथ करना चाहूँगा। अगर आप इस प्रोग्राम में कमेंट करके लोगों को बताएँगे कि क्या आप जानना चाहते हैं गूढ़ रहस्य और गहरे रहस्य को जिससे आने वाले आपके, आपके देश के, आपके बच्चों के भविष्य जुड़े हुए हैं या फिर आप यही चुगलियाँ सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने वो प्रोग्राम किया था तो मैंने ये बताया था कि ये कमला हैरिस या मिशेल को लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बाइडेन आपको हटते हुए नज़र आएँगे। फिर मैंने ये बताया था, ना वो जीत पाएँगी क्योंकि ट्रम्प वापस आएगा और ट्रम्प जब वापस आएगा, तो अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाएगा। इस पर मेरा जो प्रेडिक्शंस भी, एनालिसिस भी बहुत पहले मैं कर चुका हूँ और वो जब अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाएगी, तो अभी तक हमने रशिया को छोड़कर पश्चिमी जगत के साथ जितने कोलिशन किए हैं, वो हमारे कितने नुकसान के साबित होंगे क्योंकि ट्रम्प आने के बाद उसका चाइना में इंटरेस्ट मिनिमम हो जाएगा, उसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट मिनिमम हो जाएगा,
वो दुनिया में से अपनी फौजों को वापस समेटना शुरू करेगा। आपको देखते-देखते यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका की पहुँच से बाहर होता चला जाएगा और रशिया की गोद और चाइना की गोद में चला जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ट्रंप के जो नीति होगी, वो नीतियाँ बेसिकली वो इस तरह की होंगी कि वो अमेरिका का व्यापार करना चाहेगा, मगर वो दुनिया में युद्ध नए नहीं छेड़ना चाहेगा। जबकि बाइडेन सरकार और इससे पहले ऋषि सुनक सरकार जिस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, ये दुनिया में युद्ध चाहते थे, ये भारत, पाकिस्तान, चाइना में भी युद्ध चाहते थे, इनका समय खत्म हो चुका है और इन्होंने सरकारें बनवाई और गिरवाई हैं, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर गेम खेले हैं। माफ़ करना, मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरी बातों को तुलनात्मक देखने के लिए आपको वो एपिसोड ढूँढ के देखना चाहिए जिसमें मैंने बाकायदा ये बताया था कि कमला हैरिस या मिशेल को ओबामा मिशेल को ये बाइडेन के अलावा आखिरी मोमेंट पे प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, मगर चूँकि ये जो चालाकियों से और कॉन्फिडेंटली जो लीकेज करते हैं एक मैगज़ीन में और सिम्पसन कार्टून में, इसको क्रैक करने के लिए चाइना और रशिया की बहुत बड़ी टीम बैठी है और वो क्रैक करके ऐसे काउंटर तैयार कर चुकी है कि कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ना उनको जिता पाएँगे, ना ये जो है ट्रंप को रोक पाएँगे और ना ही ये वो युद्ध करवा पाएँगे जो ये चाहते हैं। क्योंकि युद्ध से उन लोगों के व्यापार चलते हैं, वो लोग बड़े-बड़े हथियार बेचते हैं और संधियाँ करते हैं और सत्ताओं को अपने कब्ज़े में रखते हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे। उसका एक सबूत ये भी था उसी में कि मैंने कहा था उसमें भी बाकायदा डिटेल बताई थी कि आने वाले दिनों में पेट्रो डॉलर टूट जाएगा और नई करेंसी ब्रिक्स या कोई और नई करेंसी आएगी जिसे रशिया और चाइना मिलके लेके आएँगे। अगर भारत इसमें अग्रणी रहेगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है और अगर वो इससे हटेगा तो सदियाँ इसका नुकसान भुगतेंगे। अलबत्ता ब्रिक्स में भी शायद मेरे ख्याल से मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ जयशंकर विदेश मंत्री जाने वाले थे मगर अब शायद मोदी जी जा रहे हैं। वो क्यों जाने वाले थे और अब ये क्यों जा रहे हैं, ये कहानी पर्दे के पीछे है, पर्दे में रहने दें। तो आगे की बात मैं ज़रूर ये करूँगा कि आज भी जो बाइडेन के अलग हटने से पहले कमला हैरिस या अ, जो ओबामा मिशेल है, उसको प्रोजेक्ट करने से पहले, आखिरी कोशिश करने से पहले चाइना, भारत, पाकिस्तान इस इलाके में खलबली मचाने की कोशिशें, कमिटमेंट ये सब कुछ चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और नुकसान ना हो। हालाँकि चाइना भी इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से जानता है कि बिना लड़े कैसे जीता जाता है। बहुत सारी मैं बिटवीन द लाइन कह रहा हूँ, उसे बिटवीन द लाइन ही आपको समझनी पड़ेगी। उन पर बहुत ज़्यादा खुलकर बातें नहीं की जा सकती। आपको यहाँ मैं इतना ज़रूर वाज़ेह कर दूँ कि मोदी जी इस वक़्त किसी बड़ी फोरम में कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी समिट के अंदर ये बात की गई कि जो समझौता तय करने के नज़दीक पहुँचा गया था इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर, उस पर अगर बात करना चाहे पश्चिमी जगत, तो फिर यूक्रेन पे युद्ध बंद किया जा सकता है। आज का स्टेटमेंट है कि अगर युद्ध बंद करना है, यूक्रेन का युद्ध बंद करना है, तो फिर आपको टेबल पे आना होगा, बात करनी होगी, उसी के बाद युद्ध किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन की युद्ध बंद करने की बातें आप छोड़ दीजिएगा। तो इसका मतलब वो लंबाई एक अलग खेल है, अगले प्रोग्रामों में आप कमेंट कीजिएगा, हम समझाएँगे कि युद्ध कैसे चल रहा है और कहाँ तक जाने वाला है। मगर इस अभी हम आपको ये बता दें कि जो ख्वाब देखे जा रहे हैं कि इज़राइल इज़राइल फेस सेविंग माँग रहा है, जो उसको नहीं दिया जाएगा। रशिया खुद चाहता है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए, जिससे वो गल्फ के देशों को कंट्रोल कर लेगा और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के ज़रिए अपने तेल और गैस को नई रोड बना चुका है, एम4 वे बनाया जा चुका है, रेशम मार्ग चल रहा है और हम कहीं इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मैं अपना डिप्लोमैटिक फेलियर मानता हूँ और पाकिस्तान जैसे शायद गए यही वजह है गुज़रे कि अब मोदी देश जी बाकी अपने दौरों से बच रहे हैं क्योंकि डिप्लोमैटिक लेवल पर जो चीज़ें आप ये उन्हें कह करनी सकते हैं चाहिए विंटर वो जी वो नहीं की हैं। दौरों से बच रहे हैं या उनको कोई पूछ नहीं रहा है, दोनों बातें हैं। या तो आप किसी ठीक, खास पक्ष के ठीक ज़रिए मुझे जो है ठीक मुझे मैनिपुलेट एक कर भाई लिए गए एक हैं ठीक और आपको कोई दूसरा पूछ ही नहीं रहा है ठीक वाहिद और या भाई फिर आप खुद अब भी जाना चाहते हैं। ठीक है वाहिद भाई। अभी कुछ जानकारियाँ इस तरह की भी हैं, कुछ ऐसे देश जो कि मतलब जिसे कहते हैं ना यूएसएसआर के बाद में जो बने उसमें कई देशों में चाइना जो है वो अपनी अच्छी पैठ बना रहा है और पाकिस्तान वहाँ पर बहुत विज़िट कर रहा है, लेकिन भारत ने बना अभी चुका तक है।
पर अपनी एम्बेसी तक शुरू नहीं की है। ये अपने आप में बड़ी एक अजीब बात है, जिसकी बड़ी तस्वीर अंदर पूरी जानकारी इकट्ठा करें तो पता चलता है कि बहुत ही लेथार्जिक वे में ये डिप्लोमेसी चल रही है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी 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 भाई। जी विनीता जी, मैं आप ही की बात को कनेक्ट कर दूं थोड़ा सा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है, जिसमें हमारा सच बहुत शुरू से लेके आज तक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी चाइना के साथ कनेक्ट होके वो बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है। अब जो इन्वेस्टमेंट, जब वहाँ की पार्लियामेंट हमने बनाई, वहाँ के लोगों का प्यार हमारे साथ था और पाकिस्तान को मतलब डबल मतलब आई फ्रंट हुई पे चीजें रोकने के हमने लिए। गवा रहे हैं हम डिप्लोमेटिक लेवल पर, बड़ी तस्वीर ये सामने बिल्कुल निकल कर आ रही है। थैंक यू सो मच भाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।